जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को थोड़ा सा आज इंतजार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा एक ज़रूरी काम था जिसके चलते आप सभी की क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन निश्चिंत रहिएगा, हर दिन की तरह लगभग 45 मिनट हमारी क्लास की ड्यूरेशन रहेगी और हम इस क्लास को पूरा 45 मिनट 50 मिनट का कंटेंट रखेंगे ही रखेंगे। बात ये भी नहीं है कि लेट होने की वजह से, बात ये है कि आज का हमारा जितना कंप्लीट हमें करना है टॉपिक, लगभग उसमें उतना ही समय लगेगा। 2-4 मिनट आगे और पीछे। बताओ भाई, कैसे हो आप सब लोग? लेट आने का कारण मैंने बता दिया, इस बारे में अब कोई मत पूछिए, सीधा आगे की कहानी पे हम चर्चा करते हैं। और अब हमने शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, विद्युत पाठ को। एक बहुत ही शानदार सा हमारा चैप्टर है और विद्युत चैप्टर में अब तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनका एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। उससे पहले आप सभी मुझे बताओ कि मेरे कहे अनुसार आप सभी ने क्या रिवीजन कर लिया? फटाफट से बताइए। जैसा मैंने आपको कहा, क्या आप सभी ने संडे को जो रिवीजन करना होता है, क्या वो सभी ने कर लिया? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो भाई, हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। अच्छा देखिए, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। जो ईमानदारी से हाँ कह रहे हैं भाई, आप आगे रिवीजन कर लेना। जो झूठ बोलकर हाँ कह रहे हैं भैया, आपको तो पहले ये मानना पड़ेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, तब आप जाके उसे सुधारोगे। जिन्होंने ना कह दिया, कम से कम उन्हें गलती पता है, सुधार लेंगे। जो झूठी हाँ कह रहे हैं, अभी पहले तो उनको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। एक आदमी तो है कि वो जगा हुआ है, जिन्होंने रिवीजन किया। एक आदमी है वो सो रहा है, उसको मैं जगा दूंगा। लेकिन एक आदमी है जो सोने का नाटक कर रहा है। अब भैया, जो सोने का नाटक कर रहा है मैं उसे कैसे जगाऊंगा? वो तो कभी जगेगा ही नहीं। तो भाई साहब, महाराज जी, अच्छे से रिवीजन करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा का सारा कंटेंट तभी आप रिवाइज कर भी पाओगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जो आज ना कह रहे हैं ना, या झूठी हाँ कह रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि नहीं कर पाओगे आप इतना कंटेंट याद। इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कैसे उन्हें एग्ज़ाम तक आप याद कर पाओगे जब तक आप हर संडे, हर दिन सोने से पहले उसका रिवीजन नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ते चले जाओ? कोई उद्देश्य नहीं है। आपने ये बैच सिर्फ इसलिए थोड़ी लिया है कि हर दिन टीचर्स का चेहरा देखें, नई चीज़ पढ़ते जाएं, पुरानी चीज़ भूलते जाएं। नहीं, इस बैच का मुख्य उद्देश्य है कि आपको वो कंटेंट मिले जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, और दूसरा आप उसको याद कर सकें। ये आपको अपने से एफर्ट डालने होंगे, अपने से रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, आज हम आगे की कहानी पर बढ़ते हैं। फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश। दूसरी चीज है विद्युत धारा। तो सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश के बारे में बड़े अच्छे से हमने सीखा। हाँ जी, तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि विद्युत आवेश से विद्युत धारा कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, ये भी चीज़ हमने देखी। उसके अलावा हमने और बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक देखे, जैसे चालक देखे, सुचालक देखे, अर्धचालक देखे, कंडक्टर देखे, सेमीकंडक्टर देखे, इंसुलेटर देखे। आज हम तीसरे टॉपिक पर चलेंगे और तीसरा टॉपिक है विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको आप वोल्टेज भी कहते हो। और देखिए, चार्ज से ही करंट बनता है, चार्ज से ही वोल्टेज बनता है, आवेश से ही विभव भी बनता है, आवेश से ही, चार्ज से ही पोटेंशियल बनती है, और चार्ज से ही वोल्टेज बनता है। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं। अब देखिए, विभव का चार्ज से क्या मतलब है, इस बात को थोड़ा सा आपको गहराई में चल के समझना पड़ेगा, हर एक शब्द को ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, ये मान के चलिए कि मान लो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है +5 कूलाम का, ठीक है? अब मुझे आप ये बताओ कि इसके, हमने ये पढ़ा अभी तक कि दो समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो विपरीत आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे।
क्या कह रहे हो राजन भाई? सर व्हाट इज़ दिस? क्या कोई टाइमिंग है या नहीं है क्लास की? मेरे भाई राजन भाई, सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है। देखिए, पहले ना आप किसी वजह को जान लिया करिए। अगर आप मेरे पास होते, मैं आपको दिखाता। मेरी तबीयत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा पाऊँ, सच बता रहा हूँ मैं। मुझे फीवर है, कोल्ड भी हो रखा है, खांसी भी है। तो अभी मैं बस दवाई लेके, अगली क्लास मेरी अभी आपसे पहले क्लास थी 8 से 9, तो थोड़ा सा दवाई लेके मैंने रेस्ट किया 15-1 मिनट का, जिससे कि मैं अगली क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। मैं छुट्टी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे ऑलरेडी आपकी ये क्लास छूट गई, मतलब ऑफ होती है, तो मंडे लगातार छुट्टी होना। तो मेरे भाई, गलती आपकी भी नहीं है। 10-5 मिनट लेट होने पे आप भी थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाले का रीज़न जेन्युइन है तो फिर उसको समझने की कोशिश किया करो। और इतनी बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट क्लास अगर एक दिन लेट हो रही है और आदमी सामने वाला खुद ही उस चीज़ को समझ के कह रहा है कि भाई वो आपको उतना ही कंटेंट देगा जितना वो हर दिन देता है, तो प्लीज़ आपको ऐसे हार्श वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेरे भाई मेरी सजेशन है। बाकी आपकी जैसी इच्छा, आपका अधिकार है, आपने पैसे दिए हैं, बैच लिया है, आप जो बुरा भला कह सकते हैं भाई, सब आपका सर माथे है, सुना लो। बाकी मैं तो कहूँगा कि आप नौकरी करने जाओगे, आगे भी दुनिया में आपको बहुत सारे लोगों के साथ हैंडल करना पड़ेगा, तो शायद वहाँ पे आपको शब्दों की ही आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कोशिश करिए कि बड़े तोल मटोल कर अपने शब्दों को भूलिएगा। चलो, देखिए +5 कूलाम का यहाँ पर एक आवेश है, और हमने ये पढ़ा कि ये जो आवेश है ना, ये किसी दूसरे आवेश को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये +5 कूलाम का आवेश अगर मान लो दिल्ली में बैठा है, तो क्या ये मुंबई के चार्ज को रिपेल कर देगा या मुंबई के चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा? यार दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी तो बहुत दूर है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी अपनी एक लिमिट्स हैं, इसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। देखिए क्या सीमाएं हैं। ये चार्ज मान लीजिए इतनी दूर तक रखे हुए किसी भी आवेश को धक्का दे सकता है या फिर खींच सकता है। धक्का देने का मतलब ये प्लस है, तो ये किसी प्लस के चार्ज को धक्का दे सकता है या किसी माइनस के चार्ज को ये खींच सकता है, ऐसा हो सकता है। अब मान के चलो एक चार्ज बाहर घूम रहा है, मान लो +2 कूलाम का चार्ज है। अच्छा मुझे बताओ कि ये इसको जब ये इसके पास जाएगा तो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? बताओ, ये इसको आकर्षित करेगा या इसको प्रतिकर्षित करेगा? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, ये इसको आकर्षित करेगा या इसको प्रतिकर्षित करेगा? बहुत बढ़िया। अब जो साथी आकर्षित कह रहे हैं मेरे भाई, उन्हें तो अभी थोड़े से और रिवीजन की जरूरत है। जो साथी अट्रैक्ट कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो अभी और। प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, सेम सेम अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अपोजिट एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अब ये जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन देखो ये क्या कह रहा है इससे कि सुन भाई, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी यहां तक मेरी दादागिरी चलेगी। अगर कोई दूसरा चार्ज इसमें एंटर किया तो मैं उसको फेंक के मारूंगा। यहां से बाहर खूब घूमो, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रखा चार्ज मुंबई तक के चार्ज को फेंक के मारेगा, नहीं, उसका अपना एक क्षेत्र रहेगा काम करने का। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को यहां तक क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, बाहर कुछ भी करने देगा। अब मान लो ये चार्ज जैसे ही यहां घूमता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें एंटर करता है ये इसको धक्का दे देता है। जैसे ही ये इसमें एंटर करता है ये इसको धक्का दे देता है, बार बार इसको धक्का दूसरी तरफ लग रहा है, ठीक जी। अब तुम यहां खड़े हुए हो, ये चार्ज तुम यहां से जा रहे हो, ये चार्ज बेचारा बड़ा मायूस है। तुमने कहा अरे क्या हुआ भाई? तो ये कहेगा कि भैया जी सुनो, ऐसा है मैं बड़ा परेशान हूं, ये वाला चार्ज मुझे धक्का दे देता है और लेकिन मुझे वहां जाना है। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे चल मैं तेरी मदद करता हूं। अब मुझे एक बात बताना, तुम इसको पकड़ के धक्का दे रहे हो, तुम इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे धक्का दे रहे हो, यहां से यहां तक तुम ऐसे करके इसको धक्का दे रहे हो। जैसे ही तुमने थोड़ा सा धक्का दिया तो ये वाला चार्ज इसको इधर भगाने की कोशिश करेगा, उसके चक्कर में तुम्हें यहां तक ताकत लगा के इसको यहां ले जाना पड़ेगा। बोलो यस और नो। यानी कि तुम्हें इन दोनों का मिलन कराने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक बल लगाना पड़ रहा है, और इस चार्ज को कुछ दूरी पर ले जाना पड़ रहा है। देखिए, अगर किसी चार्ज को, किसी आवेश को बल लगाकर किसी दूरी तक ले जाया जाता है, किसी डिस्टेंस तक ले जाया जाता है,
तो इसी को हम कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर एक आवेश पर बल लगाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसी को हम कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे ही तो ये चार्ज नहीं चला जाएगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। यहां तक चलो सबको समझ में आया कि भैया जी एक चार्ज को दूसरे के पास ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। और मजे की बात क्या है, अगर तुम अपना हाथ हटा लोगे तो ये वाला चार्ज इसको फट से फेंक के मारेगा। क्या ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे तुमने एक स्प्रिंग को बांधा और खींचने में ताकत लगी, लेकिन छोड़ते ही फिर से स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस चली गई, फिर से स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस चली जाती है। बोलो भैया यस और नो। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे आप, एक बात मेरी सिंपल सी सुनना, कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई कहीं पर 10 जूल कार्य हो रहा है, कार्य का मात्रक जूल है, मैंने सिंपल कहा कहीं पर 10 जूल का कार्य हो रहा है, तो क्या इससे आप ये पहचान पाएंगे कि मेरे भाई जो कार्य हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो किसी इलेक्ट्रॉन पे किया गया कार्य है, या किसी घोड़े ने किसी गाड़ी को खींचने में किया कार्य है, या मैंने तुमने किया गया कार्य है? सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई 10 जूल कार्य हुआ, तो क्या इससे कुछ पता लग पाएगा? बोलो यस और नो बोलो। मैंने और कुछ नहीं बताया कि किसी चार्ज को ले गया हूं, किसी को ले गया हूं, नहीं। मैंने सिंपल एक बात बोली कि भाई एक 10 जूल कार्य हुआ है, तो जरा बताइए कुछ पता लगेगा? आप रेस्ट कर लीजिए, तबीयत खराब नहीं, नहीं कोई बात नहीं यार, इतना तो मैनेज हो जाएगा। मैंने इसीलिए थोड़ा सा 15 मिनट का रेस्ट लिया था टैबलेट लेके, ताकि अगले 45 मिनट तो पढ़ा सकूं। मैं पढ़ा लूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा कभी होगा भी तो मैं आपको बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ना, पता है क्या है, मेरे और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एक आपसी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो है वो, कोई एक आधा साथी हमारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, बट कोशिश करो चीज़ों को समझने की। नहीं पता लगेगा तो अब मैं अगर सिंपल ये बोलूं कि भाई 10 जूल का काम हो रहा है तो नहीं पता लगेगा। इसलिए मैंने यहां पर कार्य की एक और परिभाषा बनाई, मैंने वर्क की एक और डेफिनेशन बनाई, और मैंने क्या परिभाषा बनाई कार्य की, मैंने यहां होने वाले कार्य का एक नाम दे दिया और मैंने बोल दिया उसको विभव, यानी कि पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल कुछ अलग नहीं है, पोटेंशियल का मतलब है, विभव का मतलब है, वोल्टेज का मतलब है एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य। अब मैंने इसको विभव क्यों कहा? अगर कार्य शब्द था मेरे पास तो आप समझ गए होंगे। अब देखो, अगर मैं विभव कहूंगा ना, मैं 10 वोल्ट कहूंगा, मान लो मैंने कहा कहीं पर 10 वोल्ट काम हो रहा है, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं विद्युत के मामले में बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मामले में बात चल रही है। बोलो भैया यस और नो। क्या अगर मैं कहूं 10 वोल्ट का काम हो रहा है, तो क्या कोई ये सोचेगा यार कोई घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होगा, या कोई ये सोचेगा कि कहीं कोई बुग्गी चल रही होगी? नहीं, यहां पर क्लियर समझ में आएगा कि कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की बात चल रही है ना? तो यहां पर विभव शब्द की परिभाषा क्या है, वोल्टेज का मतलब क्या होता है? देखिए हम कहते हैं कि जो विभव है, यानी कि जो पोटेंशियल है जिसको हम वी से दिखाते हैं, ये होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे में ले जाने में किया गया कार्य, उसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो विभव कोई अलग चीज नहीं है, पोटेंशियल कोई अलग चीज नहीं है, इसका सिर्फ मतलब है कि आप एक चार्ज को दूसरी जगह ले जाने में कुछ काम कर रहे हैं, है ये वर्क ही है, ये कार्य ही। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है तो हमने इसको एक अलग नाम दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, पोटेंशियल दे दिया है। अब देखिए इसकी कितनी डेफिनेशन बन सकती हैं। पहली डेफिनेशन, एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब मुद्दा आता है कि वो दो बिंदु कौन से होंगे? भाई चलो मान लो एक बिंदु तो ये है कि आप इसके नजदीक ले गए, दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु मैं ऐसा उठाता हूं जहां से मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़े, मैं मैक्सिमम की बात करता हूं। और सबसे ज्यादा काम कहां करना पड़ेगा? भाई जितनी ज्यादा दूर से मैं लेकर आऊंगा। और अधिकतम दूर क्या हो सकता है? अधिकतम दूर होता है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, है ना?
तो मैं कहता हूं, ऐसे भी कहता हूं मैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जगह अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी एक वस्तु को अनंत से दूसरी जगह तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब मुझे बता दो कि यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई। तो फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा दूं। हम यही कहते हैं कि किसी बिंदु पर एकक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अच्छा आगे देखो। अब आप कहोगे कि ये एकक धनात्मक क्या है? देखो, ये जो आवेश है ना, इसको जनरली हम प्लस लेते हैं और वन लेते हैं। प्लस का वन क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई फिर ये कहेगा भैया प्लस का टू क्यों नहीं लिया, इसलिए हमने बस एक फिक्स कर लिया है। भाई जहां पर कोई एक चीज पर रुकना होगा कहीं तो रुकोगे। एक लो, 10 लो। शुरुआत में परिभाषा बनाते समय लोग 10 ले लेते तो 10 मान लेते, लेकिन अभी हमने इसको 1 मान लिया है। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर W बटे Q, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अब मुझे बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दीजिए एक बार। ठीक है, क्यू को बोलते हैं आवेश, लिखा तो हुआ है। क्यू क्या है? जनरली आवेश बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हमने परीक्षण चार्ज बोला है, टेस्ट चार्ज। जिस आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह तक लाते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज ही कहते हैं, उसको हम परीक्षण आवेश ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए और इसके बारे में क्या क्या जानकारी करनी है हमें। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। आप याद रखेंगे कैसी राशि है? अदिश। अदिश क्यों है? क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। देखिए सदिश सदिश के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, आप किसी चार्ज को लेकर जा रहे हो, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है। दिशा का मतलब कैसे नहीं है? मान लो +5 गुलाम के पास तुम लेकर जाओगे +2 गुलाम को, तो चाहे आप ऐसे लेकर जाओ, चाहे आप ऐसे लेकर जाओ, चाहे आप ऐसे लेकर जाओ, कहीं से भी आप इसको लेकर चले जाइए, ये मान लो कि दिशा का कोई रोल ही नहीं रहेगा। हर जगह पर बराबर फोर्स लगेगा, बराबर आपको कार्य करने वाला होगा, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है? एक अदिश राशि हो जाती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें थोड़ा आप ये भी याद रखिए कि मान लो इसका फॉर्मूला आप लिख रहे हो V बराबर W बटे Q, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो आप लिखोगे इसकी यूनिट हो जाएगी, कार्य का मात्रक है जूल और आवेश का मात्रक है कुलाम, जूल पर कुलाम। ठीक है, इसका मात्रक है जूल पर कुलाम, और जूल पर कुलाम को ही हम क्या बोलते हैं? जूल पर कुलाम को ही हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि या तो आप इसे कहो जूल पर कुलाम, या जूल पर कुलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। और देखिए, जूल पर कुलाम तो सूत्र से बनने वाला मात्रक है, ऐसा ही मात्रक कौन है? वोल्ट है। तो आप याद रखेंगे कि अब सवाल कैसे बनेगा यहां से? सवाल बनेगा, पहला सवाल कि बताइए विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। उसके अलावा पूछा जाएगा कि वोल्ट को क्या और कहा जा सकता है? तो वोल्ट को जूल पर कुलाम भी कहा जा सकता है। स्मॉल क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं राम भाई, देखो मैंने कहा ना, जैसे मान के चलो कि आपसे कुछ बोला जाए कि भाई आपको एक चीज फिक्स करनी है, प्लस या माइनस, तो कोई तो आप फिक्स करोगे। चलो आपने कह दिया भैया प्लस फिक्स कर लो। अब मान लो 10 साल बाद कोई आपसे पूछे माइनस क्यों नहीं फिक्स की गई, तो मतलब कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे प्लस ही मान लेते हैं। नहीं प्रशांत भाई, नहीं।
ठीक है। अब सुनिए, अगला मुद्दा आता है कि ये बताओ कि विद्युत विभव को कैसे मापा जाता है। तो विद्युत विभव को मापने वाला जो उपकरण है वो वोल्ट मीटर है। धारा को किससे मापा जाता है? करंट को किससे मापा जाता है? एमीटर से। और विभव को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। अगला सवाल आएगा, वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में कैसे जोड़ते हो? तो वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। अब देखो, एक चीज मैंने आपको कही थी, अमीटर में भी कही थी, कि इनको ना होल्ड करके रखो। अभी जब आप समांतर श्रेणी पर होगे ना, वहां पे समझ में आ जाएगा। हमने याद किया था एमीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं और एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, यानी एमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे और रेजिस्टेंस 0 होगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप होल्ड करके रखिए, अभी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप सीरीज समांतर पढ़ लोगे तब आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, है ना। इनको अभी होल्ड करके रख लो, ये पॉइंट आप याद कर लो कि इसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप करो, और फिर मैं आपको इससे बनने वाले सवालों पर लेकर चलूंगा कि किस तरीके से इससे सवाल बनते हैं। हम महावीर कर लोगे बहुत अच्छा है भाई, कर लो तो अच्छा रहेगा। अनुभव बिल्कुल आपका स्वागत है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं राजन भाई, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, एक मुद्दा और आता है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और ये होता है विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल का डिफरेंस। देखो, पहली चीज तो मैं इसकी ना आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूं कि विभवांतर क्या होता है, फिर थोड़ी सी एक अच्छी भाषा में समझेंगे इसको, थोड़ा सा गहरी भाषा में। पहले बिल्कुल सिंपल वाली बात समझ लो, बच्चों वाली। भाई मोटा माटी विभवांतर का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी जगह पे विभव है 10 वोल्ट और किसी दूसरी जगह पे विभव है मान लो प्लस के 5 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में विभव का एक अंतर है। अगर मान लो कोई आवेश यहां रखा हुआ है, चाहे वो कितने भी कूलाम का हो, अगर वो यहां रखा हुआ है तो उसके पास 5 वोल्ट है, और अगर आप उसे यहां ले जाओगे तो वो अपने आप तो नहीं जाएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल इसको ऐसे मानिए जैसे एक ठंडी वस्तु है, एक गर्म वस्तु है। अगर आप ठंडी वस्तु को गर्म करना चाहें, अपने आप तो नहीं हो जाएगी वो, आपको ठंडी वस्तु को कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, भाई गर्मी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो गर्म होगी। ऐसे ही ये जो वस्तु है अपने आप तो +5 से 10 पे नहीं चली जाएगी, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको कहा वर्क या विभव यहां पर एक ही बात है। आपको वर्क कितना करना पड़ेगा? जितना कि इनके बीच में विभव का अंतर है। भाई 5 पर ये है, और यहां तक जाने के लिए इसे 5 ही और चाहिए। 5 है, 5 और दे दोगे तो हम ये कह देंगे कि इसका विभव इसके बराबर हो गया है। लेकिन अभी क्या है, अभी इन दोनों के बीच में विभव का एक अंतर है। तो दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, है ना। ये तो इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अभी मैं आपको और थोड़ा सा गहराई में पढ़ाऊंगा। लिखिए, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। यानी कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं थोड़ा सा गहरी बात पे। क्या है, मुझे आप एक बात बताओ कि किन्हीं दो वस्तुओं में, अगर मान लो एक वस्तु गर्म है और एक वस्तु ठंडी है, ठीक है, एक वस्तु गर्म है और एक वस्तु ठंडी है, और इन दोनों में मान लो ताप का अंतर ऐसा है कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो हीट का फ्लो होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। और ऊष्मा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर।
तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऊष्मा इसलिए प्रवाहित हुई क्योंकि इनके बीच में ताप का एक अंतर था, टेम्परेचर का एक डिफरेंस था। अब देखो ऐसे ही ना, अगर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है, इसको रिलेट करना, अगर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है, जैसे मान लो यहाँ पर तो होता 50 वोल्ट और यहाँ पर होता 10 वोल्ट, तो धारा भी ऐसे ही प्रवाहित होती। यहाँ पर क्या है, ऊष्मा, जो यहाँ पर तापमान काम कर रहा है वो वोल्टेज काम कर रहा है, जो यहाँ ऊष्मा काम करती है, हीट काम करती है, उसको आप किससे जोड़ सकते हैं, धारा से जोड़ सकते हैं, करंट से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन करंट उल्टा फ्लो होता है, वो हमेशा, सॉरी, सीधा फ्लो होगा, ऐसे ही फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो होगा। मतलब कुल मिलाकर ना आप ऐसे याद रखो कि जैसे तापमान के अंतर की वजह से ऊष्मा प्रवाहित होती है, ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं कि विभव के अंतर की वजह से धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होता है। बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको समझ में आया? और सुनो, इसको और कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे देखिए एक पाइप में पानी बहता है, अब पानी किधर से किधर बहता है, मान लो ये एक पाइप है, इसमें पीछे से पानी की धारा ये बह रही है, तो पानी की धारा बहती है जिधर से प्रेशर लगता है, धक्का लगता है। मान लो प्रेशर लग रहा है इधर से इधर, तो जो मेरे भाई प्रेशर है ना, ये वोल्टेज है, जो दाब है ना, इसको आप वोल्टेज समझो, और जो धक्का लग रहा है, ये जो पानी की धारा बह रही है, इसको आप विद्युत धारा समझो। तो यहां पर जो पाइप में पानी को बहाने का काम प्रेशर करता है, वहीं तार में धारा को बहाने का काम वोल्टेज करता है। यानी कि बेसिकली धारा को आगे बढ़ाने में किसकी मदद लगती है, वोल्टेज की। सुनो ना, एक इलेक्ट्रॉन कहीं बैठा है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन के चलने से धारा बह जाएगी, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को चलाएगा कौन? तो जो काम हो रहा है ना उस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, वही विभव है, वही जो वर्क हो रहा है, वही पोटेंशियल है, वही वोल्टेज है। मजा आया इसको रिलेट करके कि विभव क्या है? विभव एक धक्का है, वोल्टेज एक काम है, जो किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में लग जाता है। बस जल्दी से बताइए, मजा आया कि भैया विभवांतर क्या है? दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, और इसी की वजह से धारा बहती है। अगर देखो दो चीजें समान तापमान पर होंगी तो उसमें ऊष्मा नहीं बहेगी। ऐसे ही अगर दो बिंदु, एक तार के इस बिंदु और इस बिंदु पर अगर समान विभवांतर है, मतलब समान क्या, विभव समान है, तो विभवांतर 0 हो जाएगा। अगर विभव समान है तो उसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी, कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। अगर एक तार के दोनों सिरों का विभव समान है, जैसे मान लो इसका 10 है और इसका भी क्या हो गया, 10 हो गया, तो इस विभव कैसा हो गया, समान हो गया, वोल्टेज कैसा हो गया, समान हो गया, तो विभवांतर क्या बचेगा, 10 माइनस 10 क्या बचा, 0 बचेगा। तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। बोलो क्लियर है? यस सर, मजा आ गया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वेरी गुड। तो उम्मीद है आपको ना केवल ऐसे ना विभव को, धारा को रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या होती हैं ये चीजें, क्या होता है धारा, क्या होता है विभव। चलिए, अब मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछता हूं, इतना ही आपको समझ में आ गया तो सफिशिएंट है। आप देखना इससे बनने वाले सभी सवालों को कर देंगे। देखिए आपके अलग अलग तरह के डाउट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, तो मेरे भाई वो सब आगे चैप्टर्स में कवर होंगे। अगर आप मुझसे चाहें कि इलेक्ट्रिसिटी में ही मैं आपको चुंबक के बारे में बता दूं, यहीं मैं आपको ऊर्जा के बारे में बता दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे। आप तसल्ली से अभी जिस टॉपिक पर हैं उस ही टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर आप ये मान लो कि हम उसको आगे कवर करेंगे। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिए जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल आए तो आप पहले उसको लिख लो जो आपको दिया है। दिया क्या है, V बराबर 10 वोल्ट, दो बिंदुओं पर 5 कूलाम का चार्ज है। चार्ज कितना है, 5 कूलाम, स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब आप एक ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें ये तीनों रिलेटेड हों। तो ये है V बराबर W/Q। V की वैल्यू कितनी है, 10, W की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू है 5, 10 में 5 की गुणा कर दोगे तो W बराबर हो जाएगा आपका 50 जूल, W बराबर हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, C।
और आप अगर इसको ध्यान से भी देखें ना, तो वो हमसे सॉल्यूशन करवा भी नहीं रहा था, वो तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपको कार्य का मात्रक पता है या नहीं है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। चलो अगला सवाल देखिए भाई बबलू, देखो ये प्रॉमिस तो मैं आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमें थोड़ा ना जल्दबाजी में चलना पड़ जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी पड़े, बाकी फिर भी मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू भाई मेरे भाई प्रिंस, थैंक यू। हाँ अनुभव बताओ भाई क्या बात है। देखो यार, आपके जो डाउट है ना मेरे दोस्त, कि बिजली के खंभे में बिजली प्रवाहित होती है तो साएं साएं क्यों होती है, रोक लो रोक लो, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो ऐसे डाउट्स को। अभी पहले इसके बारे में बात करो जिस टॉपिक पर हम हैं, असल में ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करोगे फिर लिमिट नहीं है सवालों की दिमाग में, चाहे जो चलता चला जाएगा। इसलिए अभी पहले टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों की बात करिए। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में चार्ज कितना है, 4 कूलाम, कितना काम किया जा सकता है, तो आप कहोगे V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। V की वैल्यू 10 है, W की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू 4 है, तो W बराबर हो जाएगा 40 जूल, 40 जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 जूल, 40 जूल। ठीक है। चलो, तो ये भी क्लियर है, एक सिंपल सा सवाल आप यहाँ तक कर सकते हैं। अगला सवाल आप बताइए, आरआरबी ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2018 की परीक्षा का सवाल है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल भाई सुमित भाई, 100% यूजफुल रहेगी, कोई इशू नहीं है। देखिए अगला सवाल है, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। ये ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। V की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट, किया गया कार्य 60 जूल है, वर्क कितना है 60 जूल, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q। V की वैल्यू है 20, W की वैल्यू है 60, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, 20 से 3 बार कट जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कूलाम। आंसर हो जाएगा आपका 3 कूलाम। राइट आंसर ऑप्शन विल बी 3 कूलाम। ठीक है। चलो ऐसे गलत सलत मत करो भाई, कि जिसकी मन में आई जिससे मल्टीप्लाई कर दी, 60 में 20 की मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे मत करो, प्रॉपर करो ना, फॉर्मूला दे के जो लगा रखा है उसको करो। तो ये इससे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं मुश्किल बनेगा। एस बी गुज्जर, बीएसएफ में तो भाई अगर अग्निवीर में है तो उसे फिजिकली नहीं देना मेरे भाई, बीएसएफ में उसको फिजिकल देना ही नहीं है। दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य डैश है, चार्ज कितना है 4 कूलाम। ठीक है, और किया गया कार्य डैश है, उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट है, V की वैल्यू 18 वोल्ट है, तो कितना कार्य होगा बताइए। V बराबर W/Q। V की वैल्यू कितनी है 18, W की वैल्यू निकालनी है, और Q की वैल्यू 4, 18 में 4 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 72, तो आंसर हो जाएगा आपका 72 जूल, 72 जूल। आसान सवाल है। तो ये मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ जो इससे पूछे गए हैं, मैक्स टू मैक्स जो इससे पूछे जा सकते हैं। इतना बताइए, हाँ जी मुझे क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो पूछिए इसमें विभव के मामले में, कि मैं फटाफट से एक बार आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ कि विभव में हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज में हमने क्या पढ़ा है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखिए आप इसका बस फॉर्मूला याद रखिए कि V बराबर W/Q। अब इसका मतलब क्या है कि भाई किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम विभव कहते हैं। यानी कि
एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। अगले सवाल इससे पूछा जाएगा, ये कैसी राशि है? तो हमने पढ़ लिया ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि इसका मात्रक बताइए, इसकी यूनिट बताइए। तो यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, ठीक है। और जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट भी कहते हैं, ऐसा ही मात्रक इसका वोल्ट ही है, ठीक। अगला सवाल पूछेगा कि बता भाई इसको किस उपकरण से मापते हैं? तो इसको हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए जो वोल्ट मीटर है उसे कैसे जोड़ा जाता है या इसका प्रतिरोध कैसा होता है, तो उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जब आप समांतर और श्रेणी क्रम को पढ़ लोगे तब आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है, समांतर श्रेणी किसको किस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसी से मिलता जुलता, यहां तक क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक और मुद्दा आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, लिखेंगे आप उसको, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रो। उसकी किताबों में ना डेफिनेशन बड़ी उलझी पुलझी सी मिलती है आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में हम उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और इसको सिंबल दिखाते हैं हम ईएमएफ से, मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं ईएमएफ। और इसका प्रतीक होता है इस तरह का, आप एक ई बना दो, ये इसका एक सिंबल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि विद्युत वाहक बल क्या बवाल है। सबसे पहली चीज तो ये बल नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये फोर्स नहीं है। तो फिर इसको फोर्स क्यों कहा गया? असल में ये गलती थी। जब इसको खोजा गया तो इसके बारे में कह दिया गया फोर्स, लेकिन बाद में पता चला ये फोर्स नहीं है। अब उस गलती को सुधारा कैसे जाए? लोगों ने सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा, इतनी सारी किताब लिख दी गई, इतने सारे लोगों ने पढ़ लिया, किस किस को जाके बताओगे भाई कि ये फोर्स नहीं है? इसलिए लोगों ने सोचा छोड़ो, फोर्स ही कहते रहो इसको। लेकिन ये कुछ कुछ वोल्टेज जैसा है। थोड़ा सा गहराई में चलो, क्या है वोल्टेज जैसा, समझिए। देखो मेरे भाई मान के चलिए कि मैं एक बल्ब जलाना चाहता हूं एक बैटरी से। तो मैंने बल्ब के दोनों सिरों पर दो तार जोड़े इस तरीके से, और इन दोनों तारों को बैटरी के एक एक सिरे से जोड़ दिया यहां तक। मान के चलिए बैटरी है मेरे पास में 12 वोल्ट की, लेकिन कभी भी पूरा वोल्टेज यहां तक नहीं जा पाएगा। हो सकता है यहां 11.5 वोल्टेज ही जाए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वोल्टेज को यहां से वहां तक जाने में मिलेगी रुकावट, ऑब्स्टेकल मिलेगी। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो हर एक में 11.5 जाए। ये डिपेंड करेगा तार की क्वालिटी कैसी है। अगर आप चांदी के तार ले लोगे तो हो सकता है ज़्यादा चला जाए, अगर आप लोहे के तार लोगे तो हो सकता है कम जाए। तो ये तो निर्भर करेगा तार कैसा लिया है, लेकिन ये श्योर है कि भाई पूरा तो नहीं जाएगा, चांदी में भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो हो सकता है यहाँ 11.9 चला जाए, लेकिन 12 तो नहीं जाएगा। तो देखिए असल में जो वोल्टेज होता है ना, जो पोटेंशियल होती है वो यहां की होती है जो इस उपकरण को मिली। देखो इसको तो कहते हैं हम वोल्टेज, और अब चूंकि ये और ये बराबर नहीं है तो इसको ना वोल्टेज नहीं कह सकते। बैटरी की क्षमता को कभी भी हम वोल्टेज नहीं कह सकते। इसको बेसिकली हम ईएमएफ कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। हिंदी में शॉर्ट में इसको विद्युत और वाहक और बल इस तरह से लिखा जाता है। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपको वोल्टेज में और ईएमएफ में समझ में आया? देखो जो बैटरी की ताकत है ना एक्चुअल में वो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो एक शेल की ताकत है, और जो उपकरण को मिला वो उससे हमेशा कम रहेगा, वो आपके ताकत होगी किसकी उपकरण की, कि भाई उपकरण को कितना मिला, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज। तो बेसिकली आप सिर्फ इतना, अब देखो इसकी अगर परिभाषा बनाओ तो परिभाषा तो इसकी भी यही है कि किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन असल में गहराई में यही फर्क है। अब आपको समझ में आया? अब राजन भाई अगर तुम यही पूछते रहो कि विभव और विभवांतर में क्या फर्क है तो वो बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। भाई मैं पूछूं कि ताप और तापांतर में क्या अंतर है, यार विभव एक वस्तु का होगा और विभव के अंतर का मतलब तुम दो वस्तुओं का माइनस कर रहे हो, बस दैट इज द विभव का अंतर। बात समझे? तो ऐसे ही आपका विद्युत वाहक बल और वोल्टेज में समानता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में लिखूंगा कि
डेफिनेशन तो देखो भाई इसकी भी यही बनेगी, लेकिन इसकी असल में डेफिनेशन से कभी सवाल नहीं पूछा जाता। उसको पता है कि आप कहाँ कंफ्यूज हो गए, उसको पता है इसके मात्रक में कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। अगर इसका मात्रक पूछ लेना तो बच्चा बल के हिसाब से न्यूटन कर देगा, लेकिन वो न्यूटन नहीं है भाई, इसका मात्रक वोल्टेज होता है। तो ईएमएफ भी वही है। मैं ये डेफिनेशन ये कभी नहीं लिखी जाती है कि ये बैटरी का होता है या उसका होता है या इसका होता है, नहीं। डेफिनेशन तो यही लिखी जाती है कि भाई दो या एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। परिभाषा तो इसकी भी यही बनेगी, एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज। और आप कहोगे कि फॉर्मूला हो जाएगा सेम, ईएमएफ बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा, सब कुछ सेम है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। और कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सब कुछ सेम है, ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि वोल्टेज इसके लिए लागू है कि एक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में, और बैटरी के लिए यहां से यहां तक ले जाने में। भाई बैटरी में भी तो अंदर चलेगा, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। तो दोनों बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। अब देखो भाई, हमने इस चैप्टर में 4 मुद्दे पढ़ लिए, आवेश पढ़ लिया, धारा पढ़ ली, विभव पढ़ लिया, सॉरी 3 पढ़ लिए, क्यू आई वी। अब कल एक ऐसे मुद्दे के बारे में चर्चा करूंगा मैं जिसका नाम प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और वो प्रतिरोधकता भी उसके साथ ही आती है। इतना कंफ्यूजन भरा हुआ मुद्दा है, अगर आप उसको ध्यान से ना सुने तो हालत ही खराब हो जाए पढ़ने में। लेकिन कल हम पढ़ेंगे ना तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, मजा आएगा देखना आपको कल की क्लास में। अगर मैं अब शुरू भी करूं, आपको आगे पढ़ाऊं भी, तो 5-1 मिनट में कुछ कवर नहीं हो पाएगा। वैसे भी हमारी 43 मिनट के आसपास की क्लास हो गई है, तो कभी आप इस चीज़ से निश्चिंत नहीं रहना कि ये क्लास देर से शुरू हुई है या कुछ भी हुई है। देखिए अभी तक भी जब से ये क्लास चली है, एक भी दिन कोई सिंगल छुट्टी नहीं हुई है, अगर आपने इस बात को नोट किया हो। मैं इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। आपने बैच लिया है और ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं उसे अच्छे से फुलफिल कर रहा हूँ। और विश्वास मानना कि चूंकि मेरी इसी समय क्लास होती है, और शादी ब्याह फंक्शन जो भी होते हैं रातों में ही होते हैं, तो मैं फंक्शंस में भी जाना अवॉइड कर देता हूँ। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं, तभी बस जा रहा होता हूँ। तो कभी आपको ये मेरी तरफ से नहीं शिकायत मिलेगी कि क्लास में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी रहेगी। कभी कुछ लेट हो या छुट्टी होगी तो वो किसी जेन्युइन वजह से ही होगी, और उसकी रिकवरी मैं तुरंत अगले संडे कर देता हूँ। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो समझते होंगे, अगर वीक में कहीं कोई छुट्टी हो रही है तो उसकी रिकवरी खुद ही मैं सैटरडे संडे में कर देता हूँ। आप कभी उसके लिए निश्चिंत रहें। हर हफ्ते हमारी 5 ही क्लास होंगी, उसके लिए परेशान मत होना। कभी छुट्टी हो भी जाती है तो सैटरडे हो जाएगी, अभी तक कोई भी छुट्टी नहीं हुई। बाकी अगर ये कहीं 1-आध मिनट 2-4 मिनट लेट होती है तो उसके लिए परेशान मत हुआ करिए। मेरे हिसाब से ये पहली क्लास थी जो आपकी लेट हुई है। बाकी लगभग सभी क्लासेस 5 मिनट के अंदर में शुरू हो जाती हैं, और 5 मिनट तो चाहिए भी, ठीक है। बाकी सब आप बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। आप सभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।